एटीएस ने टेरर फंडिंग का किया खुलासा। दिल्ली से मोहम्मद अब्दुल को दबोचा। 500 बैंक अकाउंट की होगी पड़ताल। देवबंद से जुड़े आतंकियों के तार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि यूपी-एटीएस को मंगलवार 20 दिसंबर 2023 को टेरर फंडिंग केस में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां एक व्यक्ति को धर दबोचा गया। एटीएस ने इसे नई दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान 37 साल के मोहम्मद अब्दुल अव्वल के रूप में हुई है। तो आज स्पेशल स्टोरी में यूपी-एटीएस के हाथ लगी इसी सफलता पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। यूपी-एटीएस की बीते दिनों इनपुट मिला था कि कुछ लोगों द्वारा एक सिंडिकेट बनाया गया है जो अवैध घुसपैठियों की पहचान छिपाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भारत में ठहरा रहे हैं। इसके साथ ही उन लोगों की आर्थिक मदद करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को मंगलवार 20 दिसंबर 2023 को टेरर फंडिंग केस में एक संदिग्ध को धरने में कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने इसे नई दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान 37 साल के मोहम्मद अब्दुल अव्वल के रूप में हुई है। अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी करने वाले सिंडिकेट का सदस्य अव्वल लखनऊ के नदवतुल उलमा का एक पूर्वी छात्र है। हालांकि मूल रूप से ये असम के गोलपारा का रहने वाला है। साल 2018 से ये दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। एटीएस के मुताबिक बीते 5 साल से मोहम्मद अब्दुल दिल्ली में जामिया नगर ओखला श्रम विहार में रह रहा है। जानकारी के मुताबिक मदरसे की तालीम से 12वीं करके अब्दुल किराए की दुकान में गैर कानूनी तरीके से बैंक खाते खोलने और मनी ट्रांसफर का काम करता था। इसके लिए उसने फीनो बैंक की मर्चेंट आईडी ले रखी थी। इसी बीच यूपी-एटीएस को टेरर फंडिंग पर इनपुट मिला था। यूपी-एटीएस के एक अधिकारी ने 19 दिसंबर 2023 को दिए बयान के मुताबिक यूपी-एटीएस एनसीआर और दिल्ली में रजिस्टर्ड 500 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही है। इन खातों में दिल्ली की एनजीओ का पैसा पहुंचता है। ये एनजीओ समाज की भलाई के कामों के लिए दान के तौर पर विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के तहत विदेशी फंडिंग ले रहा है। यूपी-एटीएस को बीते दिनों इनपुट मिला था कि कुछ लोगों ने एक सिंडिकेट तैयार करवाया है। इसके जरिए वो अवैध घुसपैठियों की पहचान छिपाते थे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भारत में ठहराते थे। ये सभी एक गैंग के तौर पर काम कर रहे थे जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को भारत में घुसपैठ करवाते थे और उनके भारतीय कागजात बनवाते थे। इन बांग्लादेशियों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में बसाया जा रहा था। इस तरह से ऐसे लोगों की आर्थिक मदद कर वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। इस इनपुट के आधार पर एटीएस की टीम ने 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में 3 बांग्लादेशी, अदिलुर रहमान असरफी, तानिया मंडल, इब्राहिम खान और 2 पश्चिम बंगाल के अबू हुरेरा गाजी शेख निजाबुल हक थे। इसी कड़ी में पकड़ा गया अब्दुल अव्वल 6वां आरोपी है, जहां आरोपी अब्दुल अव्वल दिल्ली के ऊपर बनाए गए एनजीओ के बैंक खातों से पैसा लेता था। वो इस पैसे को देश में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम से एक निजी बैंक में खोले गए खाते में पहुंचाने का काम करता था। वहीं यूपी-एटीएस को इस बात पर संदेह है कि इन फंडिंग का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंकी फंडिंग के लिए किया जा गया था, क्योंकि पिछले 4 साल में इसी तरह के खातों में लगभग 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। टेरर फंडिंग मामले में यूपी-एटीएस ने 11 अक्टूबर 2023 को 10 संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन आरोपियों पर भारत में मस्जिद बनाने के लिए विदेशों से अवैध रूप से धन मांगने, रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में बसाने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इसमें आदिल उर रहमान, अशरफी, अबू हुरेरा गाजी, शेख निजाबुल हक, मोहम्मद राशिद, कफीलुद्दीन आजिम,
अबू साले, अबूर गफ्फार, अब्दुल्ला गाजी और अब का नाम शामिल है। इन सभी पर विदेशों से अवैध तौर पर पैसे मंगवाकर भारत में मस्जिदें बनवाने, रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध तौर पर बसाने और देश विरोधी गतिविधियां चलाने का आरोप है। अब्दुल अव्वल को गिरफ्तार करने के बाद 6 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार अधिकतर साजिशकर्ता देवबंद के दारुल उलूम से जुड़े पाए हैं। इन आरोपियों में दिल्ली निवासी अब्दुल अव्वल अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम के निवासियों के कागजात को हासिल करके बैंक खाते खुलवाता था। बाद में वो खाते दिल्ली के ही अब्दुल गफ्फार को सौंप देता था। गफ्फार इन खातों में विदेशों से पैसे मंगवाता। ये पैसे मंगवाने में अबू सालेह भी गफ्फार की मदद करता। अब आपको बता दें कि कैसे होती थी टेरर फंडिंग, यानी आगे का काम कैसे चलता था। दरअसल विदेशों से देश के कई अन्य हिस्सों में लाया गया पैसा हवाला के जरिए पश्चिम बंगाल के 24 परगना के रहने वाले निजामुल शेख तक पहुंचाया जाता था, जहां शेख की सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद के पास टोपी और इत्र की दुकान है। 11 अक्टूबर 2023 को एटीएस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस नेटवर्क से जुड़े कुछ संदिग्ध लखनऊ के 4 बाग स्टेशन पर मौजूद हैं। एटीएस ने दबिश देकर आदिलुर रहमान अशरफी को दबोच लिया। इधर इसी दिन एटीएस की सहारनपुर यूनिट ने अबू हुरेरा और नजीबुल शेख को दबोच लिया। इन सभी ने एटीएस मुख्यालय लखनऊ लाकर पूछताछ की गई। निजामुल ने खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताया, जो फिलहाल देवबंद में दारुल उलूम के सामने परफ्यूम और टोपी की दुकान चला रहा था। वहीं एटीएस के मुताबिक मूल रूप से पश्चिम बंगाल और स्थायी तौर पर देवबंद में रह रहे निजामुल ने बांग्लादेशी अतीक उर रहमान को अपने सहयोगी के रूप में रखा हुआ था। अतीक उर रहमान ने फर्जी कागजात से भारत का आधार और पैन कार्ड आदि बनवा रखा था। ये सभी एक गैंग के तौर पर काम कर रहे थे, जो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं नागरिकों को भारत में घुसपैठ करवाते थे और उनके भारतीय कागजात बनवाया करते थे। इन बांग्लादेशियों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में बसाया जा रहा था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एटीएस को आरोपी मोहम्मद अब्दुल से पूछताछ के दौरान पता चला कि दिल्ली में उसकी मुलाकात 2020 में कोविड महामारी के दौरान अब्दुल गफ्फार से हुई थी। उस दौरान बैंक खाते खुलवाने के नियमों में ढील दी गई थी। ये गफ्फार और उसके साथी ही थे जिन्होंने आरोपी को बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के नाम पर एक निजी बैंक फीनो में खाते खोलने के लिए राजी किया। एटीएस के मुताबिक मुलाकात के दौरान गफ्फार और उसके साथियों ने मोहम्मद अब्दुल से कहा कि अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने एनजीओ सनशाइन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के FCRA के खाते में आने वाले विदेशी धन को इन खातों में ट्रांसफर कर देगा। उसने आरोपी मोहम्मद अब्दुल को लालच दिया था कि बाद में वो सारा नकदी निकालकर इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के साथ ही अवैध घुसपैठियों की मदद के लिए कर सकते हैं। आरोपी मोहम्मद अब्दुल को लालच आया और उसने फीनो बैंक में खाते खुलवा डाले। फिर गफ्फार के एनजीओ में यूरोपीय देशों से आई रकम को इन बैंक खातों में जमा किया गया। इसके बाद आरोपी मोहम्मद अब्दुल ने इस सारी रकम को गफ्फार के साथ मिली भगत कर खाते से वापस निकालकर बराबर बांटा। इस नगद पैसे को सहारनपुर के आरोपी को भी पहुंचाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी के मुताबिक गफ्फार ने अपने नेटवर्क के लोगों के खोले गए कई अन्य बैंक खातों के साथ भी इसी तरह के काम को अंजाम दिया। हालांकि गफ्फार को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसे पकड़ने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। एटीएस के एक अधिकारी के मुताबिक इस तरह से पैसा लाने के तौर तरीके से साफ पता चलता है कि FCRA नियमों को तोड़कर साठ-गांठ कर देश में लाए गए इस पैसे का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधि में किया जा रहा है। एटीएस के अधिकारी इन सभी बैंक खातों के विवरण को सावधानी पूर्वक स्कैन कर रहे हैं और आगे की जांच चल रही है। साथ ही यूपी एटीएस फिलहाल इस आतंकी नेटवर्क की जड़ और इसके आर्थिक स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। ऐसे में जांच के दायरे में कई संदिग्ध हैं जिनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।